बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से है और यहाँ पे हम एग्जाम्पल 3.1 को सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें द रेक्टिफायर इन फिगर हैज अ प्योरली रेजिस्टिव लोड है। डिटर्मिन दी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ये है, इसके अलावा भी कुछ है। ये पैरामीटर्स यहाँ दिया हुआ है, यानी एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, और ये आगे हम चल के देखेंगे कि ये क्या है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पिछली मेरी वीडियो है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे आपको पेश करूँगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेक्टिफायर सर्किट है उसके अगर हम इसको दो हिस्सा कर लें, ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए डायोड के बाद। बहरहाल अब पहले हिस्से में तो हमारा ये इनपुट सिग्नल है, फुल साइकिल यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन ये डायोड उसको रेक्टिफाई करके सिर्फ पॉजिटिव को आगे जाने देगा, तो यहाँ से आगे पॉजिटिव सिग्नल है। अब जब वी आर एम एस अगर हमने निकालना हो यहाँ पे वी आर एम एस, तो क्या होगा, हमें ये फॉर्मूला पता है आर एम एस का कि वी मैक्सिमम ओवर अंडर टू, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें हम निकालेंगे, एक डीसी वैल्यू वी आउट डीसी, और उसका फॉर्मूला होगा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वी एम ओवर पाई या 0.318 वी एम। ये तो ठीक है, लेकिन एक वी आउट आर एम एस निकालना होगा यहाँ पे, और उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ देखिए हम √2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0.5 वी एम आ जाएगा। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये देखने में तो लग रहा है कि ये साइनोसॉइडल सिग्नल है हाफ वे, लेकिन जब इसकी हम एनालिसिस करेंगे, यानी फोरियर सीरीज से अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसके दो हिस्से आएंगे। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको हम कहेंगे ये इसका डीसी कंपोनेंट है, और डीसी कंपोनेंट के अलावा इसके अंदर साइनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ वेरियस हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स हैं और वेरियस मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इनको कहा जाएगा कि लो फ्रीक्वेंसी अनवांटेड एसी कंपोनेंट और द रिपल कंपोनेंट। हमें हमारी ख्वाहिश तो ये है कि ये प्योरली डीसी हो, लेकिन ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, और इसको एक इस बुक में VAC के नाम दिया गया है, जबकि हमें ये पता है कि VRMS और VDC, यहाँ से ये जो चीज़ें हैं वो 0.5 और 0.31, लेकिन VAC नहीं है। तो VAC का जब जिक्र हो तो याद रखें कि ये एलिमेंट्स जो है ये VAC है। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, एफिशिएंसी। काफ़ी कंफ्यूजन है जब भी आप एफिशिएंसी की बात करते हैं, और फॉर्मूला भी वही है कि PDC ओवर PAC, तो जहन में ये आता है कि जो हमने AC अप्लाई किया है इनपुट पे, और जो हमें आउटपुट DC मिल रहा है वो इसकी एफिशिएंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इज ए रेक्टिफिकेशन रेशियो, यानी कितना परसेंट वो रेक्टिफाई कर रहा है, एंड नॉट द पावर एफिशिएंसी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। इट इज़ ए मेजर ऑफ क्वालिटी, यानी क्या इसके कितने अच्छे क्वालिटी है इसकी, एंड परमिट्स अस टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफायर। और फॉर्मूला जो है ये एक्चुअली डीसी आउटपुट और एसी आउटपुट, जो कि यहाँ पे चूँकि हमने कहा कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज भी है और एसी वोल्टेज भी है, तो इसीलिए डीसी पावर एसी पावर, तो इनके रेशियो को हम कहेंगे कि ये एफिशिएंसी है। अच्छा, अब पी डी सी, या मैं इसको पी आउट डी सी कह रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ पे है, तो आउटसाइड या लोड साइड पे, और वो बराबर है वी डी सी आई डी सी, या इसको हम वी ओ डी सी यानी वी आउट डी सी इंटू आई आउट डी सी ही लिख सकते हैं। यहाँ पे अब ये देखिए वी आउट डी सी, और ये दूसरा है वी आर एम एस डी सी, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वी आउट डी सी अगर हमारे पास ये है
वो हम लिख लेंगे। और आई आउट डी सी क्या होगा कि जब ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई है तो यहाँ जो करंट है यानी दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, वो हमारा आई आउट डी सी हो जाएगा। तो 0.31 वी एम आ गया और 0.318 वी एम डिवाइडेड बाई आर। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा डीसी पावर आउटपुट आ गया। इसी तरह अब हम एसी पावर आउटपुट के लिए भी वी आउट आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आउट आर एम एस। आउट आर एम एस हमें ये पता है 0.5, और ये 0.5 जब अप्लाई होगा तो यहाँ जो करंट है वो आई आउट आर एम एस यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 वी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया 0.5 और ये 0.5 डिवाइडेड वी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया ई ए सी। अब इन दोनों के रेशियो हम ले लेंगे एफिशिएंसी मालूम करने के लिए और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो रेशियो है उसमें डीसी कंपोनेंट की वैल्यू कम है और एसी कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तगड़ा है। और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो 40.5% है, यानी एसी कंपोनेंट की जैसे वैल्यू मैंने बताया कि ये ज़्यादा है तो इसलिए ये 40%। लेकिन यही जब हम जस्ट फॉर योर आइडिया फुल रेक्टिफायर के केस में जब हम जाएंगे तो ये 81% यानी वहाँ पे डीसी की वैल्यू इसके डबल है, तो वो 81% हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया जी पार्ट ए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। फॉर्म फैक्टर एक्चुअली बताता है शेप के बारे में। फॉर्म फैक्टर इट टेल्स इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू एंड इफ सो हाउ मच। और इसका फॉर्मूला ये है कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज या वी डी सी। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स जस्ट टू गिव एन आइडिया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है कि अगर ये साइनोसॉइडल सिग्नल है रेक्टिफाइड ये आ गया तो ये नीचे वाला एवरेज वैल्यू है और ये आर एम एस वैल्यू है, तो इनमें ज़ाहिर फ़र्क है। तो यहाँ आप निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके। अगर तो साइनोसॉइडल सॉरी रेक्टेंगुलर पीरियोडिक सिग्नल है तो वहाँ पे ये उसके रेक्टिफाइड आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है यानी पीक और एवरेज। ट्रायंगुलर में भी इसी तरह दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो अब हम अपने केस में हमारे इस केस में हम क्या लिखेंगे कि वी आर एम एस वी डी सी। वी आर एम एस हमने यहाँ से देखा 0.5 और वी डी सी 0.38 यानी 1.57। आप ये कह सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू 1.57 टाइम्स ज़्यादा है एवरेज या डीसी वैल्यू से। तो ये इसका फॉर्म है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपल फैक्टर। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट टू द एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। ये हमने जो पहले डिस्कस किया था उसको हम अब रिपीट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कि वी ए सी आर एम एस और वी डी सी। और वी ए सी आर एम एस क्या है तो हम उसके लिए अब यहाँ जो देखें यहाँ पे वी ए सी आर एम एस नहीं शो कर रहा, ये वी डी सी है, ये वी आर एम एस है और ये वी मैक्सिमम या वी पीक है। लेकिन वी ए सी आर एम एस क्या है जो हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे कि ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर इस डी सी आउटपुट के अंदर ये जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है ये हमें वी ए सी ये इसको हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे? ये वी ए सी ओवर डी सी। ये नहीं कि हम सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे, हम कहेंगे कि ये वी ए सी है, नहीं। इसका एक फार्मूला है, बाकायदा बुक में डिराइव किया गया है और वो लेंथी प्रोसेस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये जो है ना इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वी ए सी आर एम एस जो है वो अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वेयर माइनस वी डी सी स्क्वेयर। और यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें बाय वी डी सी इसको
तो यहाँ पे दोनों साइड पे आप डिवाइड कर देंगे विद स्क्वायर, और फिर ये तो 1 हो गया और ये VRMS VDC स्क्वायर हो गया। अब इसको कहा जाता है फॉर्म फैक्टर, जो अभी हमने देखा VRMS ओवर VDC, तो इसको बजाय VRMS VDC लिखने के हम इसको फॉर्म फैक्टर लिख देंगे। और फॉर्म फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में 1.57, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ से हमें रिपल फैक्टर निकल आएगा 1.21 और 121% रिपल इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद एक टर्म आता है TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसका मतलब यह है कि कितने % आप ट्रांसफार्मर पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं। TUF is defined as the ratio of the DC power output of a rectifier to the effective transforming VA rating in the same rectifier। तो ट्रांसफार्मर VA रेटिंग, जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर VA रेटिंग है, उसको कंपेयर करेंगे हम जो DC आउटपुट पावर है उसके साथ। तो PDC डिवाइडेड बाई ट्रांसफार्मर रेटिंग जो है वो VS इंटू IS, यानी सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे RMS सेकेंडरी वोल्टेज और IS करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे VS RMS और IS RMS यहाँ से हम लिख लेंगे। PDC तो हमें ये हमने अभी निकाला था, PDC यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, ये आ गया। अब VS RMS यहाँ से हमने लेना है, VS RMS ये VM/2 आ गया, लेकिन IS हमने यहाँ से लेना है क्योंकि सेम करंट है। देखिए सेम करंट है, तो इसमें जो करंट है वो VORMS डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, और VORMS is 0.5 डिवाइडेड बाई R। तो अब इन दोनों को यूज करके VS IS हमारा ये वैल्यू निकल आया, और यहाँ से फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 0.286, यानी ट्रांसफार्मर के सिर्फ 28% पावर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली ये आसान है कि PIV इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड, यानी ये डायोड जो है इसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है वोल्टेज का। देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें तो ये कंडक्ट करेगा, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव हाफ साइकिल पे दिस विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ेगा, जो नेगेटिव सिग्नल है उसका प्रेशर पड़ेगा, और इसके मैक्सिमम कितना है, VM है। यहाँ पे भी VM ऊपर है, नीचे भी VM है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि पीक रिवर्स वोल्टेज या इनवर्स वोल्टेज इज PIV इज इक्वल टू VM। अच्छा, उसके बाद आ गया जी एक और टर्म है, उसको कहते हैं क्रेस्ट फैक्टर ऑफ द इनपुट करंट। आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आ जाएंगी और एक आध दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये फॉर्मूलाज भी याद आ जाए। क्रेस्ट फैक्टर CF which is a measure of the peak input current IS peak as compared to the its RMS value और IS RMS। अब क्रेस्ट क्या होता है ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये पीक वैल्यू। तो CF इज IS पीक और IS RMS, और IS पीक हमने यहाँ से देखा कि ये VM/R होगा यहाँ पे पीक के लिए। ये देखिए सिग्नल जो है अप्लाइड है वो पीक सिग्नल, तो पीक/R, और IS RMS ये हमने पढ़ा कि ये जो VORMS है डिवाइडेड बाई R। अब इन दोनों के रेशियो लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो क्रेस्ट फैक्टर हमारा 2 आ गया। और फाइनली इनपुट पावर फैक्टर, तो ये पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया, हम उसी को फॉलो करेंगे। ये जो पावर ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए, ये रियल पावर है, ये अपरेंट पावर है, और इसमें रिलेशन बेसिकली है कि यहाँ से आप देखें कि रियल पावर बराबर होता है
एस कोसाइन थीटा, एस एपरेंट पावर है। तो आप ये लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर बराबर है पी ओवर एस, यानी रियल पावर ओवर एपरेंट पावर। अब हमारे केस में हम पी ए सी लेंगे और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है ये एस हो जाएगा। तो पी ओ ए सी आउटपुट ए सी और वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस, ये हमने पिछले स्लाइड में भी निकाला है। तो अब उसको, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ए सी का निकाल चुके हैं कि इसको आर एम एस के वैल्यू 0.5 है और उसको डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो ये करंट आ गया। तो ये हम निकाल चुके हैं पी ए सी। और वी एस आर एम एस भी हम निकाल चुके हैं पिछले स्लाइड में, यानी वी एम ओवर √2। और ये हमारा करंट हो गया जो सेकेंडरी साइड पे है, तो ये वैल्यू आ गया। अभी दोनों के रेशियो हम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी 0.707 हो गया पावर फैक्टर। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।